मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी पर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट नोट है। पहले इस चैनल का नाम फिजिक्स जुगाड़ से था, वो मैंने नाम चेंज किया है। अब चैनल इसका जो है वो क्या है, इंडिया एकेडमी है चैनल का नाम, याद रखना, इंडिया एकेडमी। ठीक है, अब चैनल का नाम इंडिया एकेडमी है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जीएस की महामैराथन जो है वो लग चुकी है। ठीक है, वो ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो दो वीडियो में डली है, कंटेंट दो वीडियो में डले हैं, उसके लिए सॉरी। और मैं डल तो एक ही वीडियो में रहा था, वो वैसे तो सामर्थ्य एक ही वीडियो में डल रहा था। ठीक है, लेकिन डल गया पता नहीं कैसे। ठीक है, गलती हो गई थी उसमें कुछ, तो इसलिए मुझे दो वीडियो में वो डालना पड़ा, वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है भाई साहब का, ये बहुविकल्पीय हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 600 प्लस सवालों वाली जो सीक्वेंस सीरीज में बोल रहा था वो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत के विषय में प्रथम बार उल्लेख किया। ठीक है, यानी कि किसने लिखा, भारत के विषय में पहली बार जिसने लिखा, और 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत में आर्मेनिया साम्राज्य से संबंध के विषय में लिखा। तो क्या कौन थे वो, डायोडोट्स थे। कौन थे, डायोडोट्स। हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, तिब्बती लामा कौन था जिसने भारत के इतिहास पर लिखा। तिब्बती लामा कौन था, वैसे जो तिब्बती जो लामा था, कौन था जिसने भारत के इतिहास पर लिखा। ठीक है, भारत के इतिहास पर उन्होंने क्या लिखा था, तारानाथ लिखा था तिब्बती लामा ने। और तिब्बती लामा एक मतलब जो यात्री थे। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, तारानाथ लिखा। ठीक है, भारत के ऊपर, भारत के इतिहास के ऊपर। अच्छा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य बोला जाता है। ठीक है, और दो तीन इनके नाम थे, एक नाम नहीं है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, निम्नलिखित कौन सी पुस्तक जदुनाथ सरकार की नहीं है। जदुनाथ सरकार की कौन सी नहीं है, हिंदी पॉलिटी जदुनाथ सरकार की नहीं है। याद रखना कि एक प्रश्न में से हमेशा 2 से 3 प्रश्न एमसीक्यू में से बनते हैं। अब जैसे कि पहला प्रश्न ये बन गया कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जदुनाथ सरकार की नहीं है, तो नहीं है, ये तो हिंदू पॉलिटी नहीं है। लेकिन कौन कौन सी है, तो बेगम समरन है, इंडिया थ्रू दी एजिज है, हाउस ऑफ शिवाजी है। तो ये सब क्या है, जदुनाथ सरकार की पुस्तक हैं। ठीक है, तो हिंदू पॉलिटी सरकार उनकी नहीं है जदुनाथ की। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है, एन एम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एन एम्पीरियल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। ये वाला आपने बहुत पढ़ा होगा, एन एम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक के लेखक कौन है, काशी प्रसाद जायसवाल। कौन है, काशी प्रसाद जायसवाल। छठा प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञान, धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान का रहस्य। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है। ठीक है, यानी कि वेदों में क्या है, ज्ञान है। ठीक है, वेदों से क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए वेद का शब्द अर्थ क्या है, ज्ञान है। अच्छा, सातवां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। देखिए, गायत्री मंत्र, ठीक है, जितने भी मंत्रों के उच्चारण हैं यज्ञ से संबंधित और थोड़े से यज्ञ से बिना नहीं, मतलब कि पूजा के लिए जितने भी मंत्रों के उच्चारण होते थे वो किस में होते थे, ऋग्वेद में होते थे। ठीक है, और भारत का क्या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कम से कम कितना प्राचीन होगा, अगर आपसे समय सीमा पूछी जाए तो 1500 से 100 बीसी की अगर मैं बात करूँ तो 1500 100 बीसी की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन ऋग्वेद उतना पुराना है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग बहुत पुराना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से दत्त राय चौधरी मजूमदार की पुस्तक कौन सी है। दत्त राय चौधरी मजूमदार की पुस्तक कौन सी है, तो वो है एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, दत्त राय चौधरी मजूमदार की पुस्तक है। अभी तक आप कह रहे होंगे कि उसमें से प्रश्न नहीं आए जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, अधिकतर मैं बताऊँ 2-3 प्रश्न उनमें से आए हैं पहले, जैसे अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। ठीक है, और आ भी रहे हैं। ठीक है, और हाँ, एक और बात याद रखना कि ये बीए का फर्स्ट सेमेस्टर भी है, और बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है, मॉडल भी है। और इसमें क्या है, सबसे अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, सबसे बेसिक क्वेश्चन लगे, उसके लिए
स्टार्टिंग हिस्ट्री के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है कि नीलकंठ शास्त्री का जन्म कब हुआ था। नीलकंठ शास्त्री का जन्म कब हुआ, तो नीलकंठ शास्त्री का जन्म को हुआ 12 अगस्त 1892 में हुआ था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है पांडुरंग वामन काने का जन्म कब और कहाँ हुआ। पांडुरंग वामन काने का जन्म कहाँ और कब हुआ, तो 7 मई 1880 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अगला है अनंत सदाशिव अल्टेकर का जन्म कब हुआ। अनंत सदाशिव अल्टेकर का जन्म कब हुआ, 24 सितंबर 1898। कब हुआ, 24 सितंबर 1898। ठीक है, तो देखिए यहीं से इन्हीं के 3 प्रश्न हैं, तीनों को एक साथ याद कर लो कि अनंत सदाशिव का जन्म कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। कब हुआ, 24 सितंबर 1898। कब मृत्यु हुई, 25 नवंबर 1960 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 14वां प्रश्न है इतिहासकार A.L. बासम ने किन भारतीय इतिहासकारों को पढ़ाया है। ठीक है, यानी कि इतिहासकारों को पढ़ाया है A.L. बासम ने। ठीक है, तो सबको पढ़ाया है, रोमिल थापर को भी, V.S. पाठक को भी और R.S. शर्मा को, सभी इतिहासकारों को पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है, A.L. बासम ने पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा उपनिषद हैं, इसमें से उपनिषद कौन सा है, साहित्यिक ग्रंथ नहीं है इनमें से, ये तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ क्या है, उपनिषद हैं। ठीक है, यानी दार्शनिक ग्रंथ का अर्थ है कि जो हमने दर्शन जो देख के जो समझा, ठीक है, उनको लिखा, वो क्या है, उपनिषद है। वेदों की संख्या कौन सी है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 17वां क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भाई साहब, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मेगस्थनीज निवासी था, मेगस्थनीज जो है कहाँ का निवासी था, ग्रीक का निवासी था। और मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज किसी के दरबार में था, किसी का दरबारी, वो जो होते हैं ना, दूत होते हैं, वो था मेगस्थनीज। ठीक है, शायद मुझे याद नहीं, शायद चंद्रगुप्त के समय में था। ठीक है, देख लेना, जो फुल मैराथन वाली वीडियो उसमें है। अच्छा हैंसोंग था, हैंसोंग कौन था, एक चीनी यात्री था। कौन था, चीनी यात्री था। ठीक है, अच्छा ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन क्या माना जाता है, उपनिषद माने जाते हैं। क्या माने जाता है, उपनिषद माने जाते हैं साहित्य में। ठीक है, गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो मैंने आपसे कहा था कि गायन यानी कि गायन यानी कि जो संगीत की उत्पत्ति जिस वेद से हुई वो सामवेद था। संगीत की उत्पत्ति जिस वेद से हुई वो सामवेद है। ठीक है, तो सामवेद से क्या हुआ, संगीत की उत्पत्ति हुई। और जो मैराथन उसमें मैं बता चुका हूँ, एक एक करके डिटेल में नहीं है, लेकिन शॉर्ट में ही बता दी है चारों के बारे में। ठीक है, 24वां प्रश्न है यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो यमन आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है, गार्गी संहिता में। कहाँ मिलता है, गार्गी संहिता में। ठीक है, अच्छा 25वां प्रश्न है पेरीप्लास ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखी, तो किसने लिखी, गुमनाम इतिहासकार ने लिखी। ठीक है, किसने लिखी, गुमनाम इतिहासकार। भारत के विषय में लिखी, 26वां प्रश्न, भारत के विषय में लिखी अल बरूनी की किताब का नाम क्या है। भारत के विषय में लिखी एक अल बरूनी की किताब का नाम क्या है, यानी कि लेखक है। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद। क्या नाम है, तहकीक ए हिंद। 27वां प्रश्न है राज तरंगिणी के लेखक कौन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ हैं। कौन है, कल्हड़ है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। यहीं से याद करते चलना। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। जातक कथाएं संबंधित हैं, यानी जातक कथाएं किस से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से जातक कथाएं संबंधित हैं। निम्न में से, अच्छा अगला प्रश्न है 30वां, कि निम्न में से कौन सा इतिहास जानने का स्रोत नहीं है, यानी किसके द्वारा हम इतिहास नहीं जान सकते। तो देखिए, पुरातत्व विशेष से जान सकते हैं, साहित्य से हम जान सकते हैं, लिखी हुई चीज़ों से हम जान सकते हैं, सिक्कों से तो जानते हैं, लेकिन साक्षात्कार से हम नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा 31वां प्रश्न है बर्तन निर्माण कला किस काल में सर्वप्रथम आई। सबसे अच्छा प्रश्न है कि बर्तन निर्माण कला किस काल में आई।
ठीक है, सर्वप्रथम किस काल में आई, तो यानी कि बर्तनों का निर्माण किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। कब हुआ, नवपाषाण काल में। सबसे पहले कौन सा काल आया, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, और फिर नवपाषाण काल, और फिर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को अधिकतर देखते मिलता तो नहीं है इसमें, लेकिन आपको डिटेल में जाना तो ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, बर्तन निर्माण की कला प्रारंभ हो गई थी नवपाषाण काल में, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, भारत में मनुष्य की उपस्थिति का संकेत सबसे पहले कहाँ है, यानी अगर मैं कहूँ कि भारत में सबसे पहले मनुष्यों की उपस्थिति का जहाँ संकेत सबसे पहले मिला वो कहाँ है, क्या कहाँ है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। कहाँ है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला पे क्या हुआ, मनुष्यों का सबसे पहले उपस्थिति का वर्णन किया जाता है। 33वां प्रश्न है, नौ परिवहन किस प्रजाति समूह की देन है, ठीक है। नौ परिवहन किस प्रजाति समूह की देन है, तो वो है तुम्हारी मेडिटरेनियन जो है नौ परिवहन, इस प्रजाति की नौ परिवहन जो है मेडिटरेनियन नामक प्रजाति की देन है, नौ परिवहन, ठीक है। 34वां प्रश्न है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है, किसने कहा है, ठीक है। भौतिक अवशेषों यानी कि इन्होंने कहा है, अवशेषों उन्होंने तो मना कर दिया पहले तो, लेकिन किसने कहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव क्या है, क्रियाकलापों का ज्ञान पुरातत्व से ले सकता है, तो वो किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड ने कहा है। किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड ने कहा है। अच्छा, 35वां प्रश्न है, किस उत्खनन विधि द्वारा संस्कृत के कालक्रम का ज्ञान होता है, किस उत्खनन विधि द्वारा संस्कृत के कालक्रम का ज्ञान होता है, तो क्षैतिज उत्खनन द्वारा क्या होता है, संस्कृत के कालक्रम का ज्ञान होता है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, कार्बन। 36वां प्रश्न क्या है, 36वां प्रश्न है, कार्बन 14 की खोज जो तिथि निर्धारित से संबंधित है, किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई, ठीक है। यानी कार्बन की अगर मैं खोज की बात करूँ, कार्बन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना। कार्बन में C14 की खोज किसने की, तो कार्बन में C14 की खोज जो की थी V.F. लिबी ने की। किसने की, V.F. लिबी ने की, ठीक है। 37वां प्रश्न है, भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किस स्थान पूर्व पाषाण काल का एक उपकरण प्राप्त किया, तो पल्लवरम। कौन, पल्लवरम, ठीक है। अच्छा, 38वां प्रश्न है, चापिंग पेबोल संस्कृत के अवशेष किस नदी की घाटी से प्राप्त हुए हैं, चॉपिंग पेबोल संस्कृति के अवशेष किस घाटी से प्राप्त हुए हैं, तो सोन नदी की घाटी से क्या हुआ है, चॉपिंग पेबोल संस्कृत के अवशेष जो है हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, सोन नदी की घाटी से, ठीक है। अच्छा, 39वां प्रश्न है कि पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, आदमगढ़, भीर भानपुर, लंगनाच और लेखहिया से, तो कहाँ से प्राप्त हुए, आदमगढ़ से हमें जो है पशुपालन के स्रोत जो है वहाँ से पशुपालन के प्रमाण हमें मिलते हैं, कहाँ से, आदमगढ़ से, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि ऐसा उपमहाद्वीप का नाम बताइए जिसमें क्या है, कृषि यानी कि खेती के सबसे प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा द्वीप है, कौन सा उपमहाद्वीप है, वो है लाहौरा द्वीप से, कहाँ से, लाहौरा द्वीप से, ठीक है। 41वां प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है भाई साहब, मध्य प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका 42वां प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, ठीक है। जियोग्राफी क्लास बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी आपकी, और शायद कहूँ तो आज या कल से जियोग्राफी क्लास चालू हो जाएंगी, ठीक है। 43वां प्रश्न देखिए, अत्यंत विकसित ग्रामीण जीवन का संकेत किस मृद भांड संस्कृत से पता चलता है, तो वो है गैरिक मृद भांड से हमें पता चलता है, ठीक है। 44वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, ठीक है। अच्छा, 45वां प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ, अच्छा प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ, तो 1863 ईस्वी में हुआ, 1863 में हुआ, ठीक है।
40वां प्रश्न है पूर्व पाषाण काल कालीन जाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। पूर्व पाषाण कालीन में जाति जो दक्षिण भारत में कौन कौन सी जाति पाई जाती थी? मदुरई भी पाई जाती थी, तंजौरी पाई जाती थी, तलिया भी पाई जाती थी, तो उपयुक्त सभी जो है पाई जाती थी। ठीक है, चारों ये तीनों पाई जाती थी। 47वां प्रश्न है पाषाण कालीन संस्कृति की अवधि मानी गई है। पाषाण कालीन संस्कृति की अवधि मानी गई है आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व जो है पाषाण कालीन की संस्कृति जो है मानी गई है। आज से कितने साल पहले? 5 लाख वर्ष पहले। ठीक है। 48वां प्रश्न है पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए, यानी पाषाण काल के जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? पाषाण कालीन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हैदराबाद से हमें प्राप्त हुए। कहाँ से? आज के हैदराबाद से हमें प्राप्त हुए। ठीक है। 49वां प्रश्न है पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? अच्छा प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में विभाजित किया गया। थ्योरेटिकल वाइज में पूरी बातों को समझा चुका हूँ अच्छे से, तो थ्योरेटिकल वाइज पहले देखना, इसको बाद में देखना। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है शल्कों से बने औजार संबंधित हैं, यानी शल्कों से बने औजार संबंधित किससे हैं? उच्च पुरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से, या फिर मध्य पाषाण काल से? तो किससे थे? मध्य पुरा पाषाण काल से। ठीक है। शल्कों यानी फ्लेक्स से बने औजार। ठीक है, धातु है। पशुपालन संबंधित है, पशुपालन किससे संबंधित है? नव पाषाण काल, नव पाषाण काल से तो है ही है। ठीक है। वैदिक काल से, सिंधु सभ्यता से, और मध्य पाषाण काल से। तो सबसे पहले आपको जो है मैं बताऊं क्या लगाना है। अगर मध्य पाषाण काल दिया हुआ है तो पशुपालन के लिए, तो आपको क्या लगाना है? मध्य पाषाण काल ही लगाना है। क्योंकि पूर्व का पूछ रहा है तो सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल में ही क्या था? पशुपालन संबंध, पशुपालन जो है होने थोड़ा सा लग चुका था। ठीक है, कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। 52वां क्वेश्चन है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। क्या है? माइक्रोलिथिक औजार जो है किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से है। और एक था शल्क था, इंग्लिश में फ्लेक्स, यानी कि शल्कों को भी मध्य पाषाण काल से है। ठीक है। 53वां प्रश्न है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, ये किस संस्कृत से संबंधित है? इनाम गांव ताम्रपाषाण काल युग की एक बड़ी बस्ती है, यह किस संस्कृत से संबंधित है? तो जौरव संस्कृत से संबंधित है। 54वां प्रश्न है इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब इसमें से नहीं है, महाराष्ट्र में क्या है? यह राज्य इनाम गांव किस में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखना। 55वां प्रश्न है गिलुंड स्थल का संबंध किस संस्कृति से है? गिलुंड स्थल का संबंध किस संस्कृति से है? तो आहार संस्कृति से है। किसका? गिलुंड स्थल का। ठीक है। 56वां प्रश्न है अग्नि का प्रयोग करना मानव ने किस काल में सीखा? अच्छा प्रश्न है कि अग्नि का प्रयोग करना किस काल में सीखा? तो नव पाषाण काल में सीखा था। अच्छा, एक और यहाँ से एक और बात बताऊं कि अग्नि का प्रयोग करना तो कहाँ से सीखा? नव पाषाण काल में। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि अग्नि की खोज किस काल में हो गई? अग्नि की खोज किस में हो गई थी? मध्य पाषाण काल में। लेकिन प्रयोग करना कहाँ से, कब सीखा मनुष्य? नव पाषाण काल में क्या हुआ? अग्नि का प्रयोग करना सीखा था। ठीक है। अच्छा, ताम्रवती संबंधित है। ताम्रवती संबंधित है वो कहाँ से? आहार संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। 58वां प्रश्न है 100 प्रश्नों की सीक्वेंस सीरीज चलेगी ये। ठीक है, तो 6-7 दिनों में लमसम 7-8 दिनों में ये वाली सीक्वेंस सीरीज खत्म नहीं होने वाली, चिंता मत करो, रोज मिलेगी। ठीक है, रोज 100 सवाल जो है हिस्ट्री के आपको मिलने वाले हैं, तो याद रखना, देखना ना भूलना। ठीक है, हिस्ट्री के। और फिलहाल में प्राचीन है, प्राचीन के बाद हो सकता है कि मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न तो नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आपकी हिस्ट्री की जो है जीएस की जो है क्लासेस, जीए के क्वेश्चन सीरीज 100 डेली चलेंगी, याद रखना। ठीक है। और हाँ, ठीक है, 100 सीक्वेंस सीरीज रोज चलेंगी। अब ऐसे ही करेंगे, 100 रोज सीक्वेंस सीरीज चलेंगी। ठीक है। अच्छा, 58वां प्रश्न देखिए भारतीय पौराणिक परंपराओं में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय पौराणिक परंपराओं में भारत को, ठीक है, भारत को किस नाम से जाना जाता था? हिंदू कुश नाम से जाना जाता था भारतीय पौराणिक परंपराओं में। ठीक है। 59वां प्रश्न है किस प्राचीन भारतीय साहित्य में समय के मापन का तरीका सबसे पहले बताया गया? तो किस प्राचीन भारतीय साहित्य में, ठीक है,
समय को देखने का समय के जो मापन है, समय को देखने का जो तरीका बताया गया वो किसमें बताया गया? वेदांग ज्योतिष में बताया गया है, ना ही ऋग्वेद में, ना ही अथर्ववेद में, ना ही यजुर्वेद में। किसमें बताया गया? वेदांग ज्योतिष में बताया गया है। ठीक है। 60वां प्रश्न है, भागीरथ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? भागीरथ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी से भागीरथ की मुद्रा वहीं से प्राप्त हुई। 61वां प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्ष में पाया जाता है? यानी विक्रम और विक्रमादित्य और एवं शक संवतों में कितना अंतर पाया जाता है? तो 135 वर्ष का अंतर पाया जाता है। शासनों में कितना पाया जाता है? 135 वर्ष पाया जाता है। ठीक है। चीन के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? यह प्रश्न अच्छा है कि चीन के लोग जो है किस नाम से पुकारते थे? समझ रहे हो? फीलिंग समझ रहे हो? फीलिंग समझो। चीन के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, समझ जाओ अपने आप। एक वीडियो वायरल हुई थी, वो उसमें फ्लैग थे, झंडे दिए हुए थे और झंडों में चांद से पूछा, कुछ ऐसा वाला गाना लगा हुआ था कि चांद से पूछा तारों ने पूछा। ठीक है, इस प्रकार का वो गाना लगा हुआ था। ठीक है, तो उस गाने को सुन लेना। ठीक है। चीन के लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? यीन तू नाम से पुकारते थे। ठीक है, यीन तू नाम से पुकारते थे। 63वां प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? निम्न में से अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो जूनागढ़ में लेख में भारतवर्ष का उल्लेख नहीं है, मथुरा लेख में भी नहीं है, प्रयाग प्रस्थ में नहीं है, हाथी गुफा लेख में है भारतवर्ष का उल्लेख। ठीक है। 64वां प्रश्न है, मैत्रेय बुद्ध का अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? अच्छा प्रश्न है। मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों में मिलता है? तो कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर मैत्रेय बुद्ध का अंकन सर्वप्रथम मिलता है, याद रखना। ठीक है। 65वां प्रश्न है, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन है? विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों द्वारा उल्लेख करने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो वो कौन है? ललित विस्तार हैं। कौन है? ललित विस्तार हैं। ललित, ठीक है, ललित विस्तार। ठीक है, ये शायद ललित विस्तार होगा। ठीक है, देखूंगा, चेक करूंगा इसे। 66वां प्रश्न है कि निम्न में से क्या प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? मनुस्मृति क्या है? सम्मिलित नहीं है। 67वां प्रश्न है और 67वां प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल अभिलेख कहाँ स्थित है? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखना, कर्नाटक में स्थित है। 68वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय प्रागैतिक इतिहास का टेक्स्ट बुक कहलाता है? भारतीय प्रागैतिक इतिहास का टेक्स्ट बुक कौन कहलाता है? बेलन घाटी कहलाता है, बेलन घाटी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, वह स्थान जहाँ से अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से कपिवस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुए। तो वो क्या है? पेपर हवा। पेपर हवा से क्या हुआ? कपिवस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुए हैं वहाँ से। ठीक है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? यानी कि जिसने भारत का प्रथम क्या किया? उल्लेख किया है। तो और कौन सा है? ग्रीक लेखक पूछ रहे हैं। वो कौन सा? ग्रीक लेखक कौन थे? स्काई लेक्स ने क्या हुआ? सबसे पहले भारत का उल्लेख किया, जो कि कहाँ से थे? ग्रीक लेखक थे। कौन थे? ग्रीक भाषा के लेखक थे। ठीक है। 71वां प्रश्न है, सुंग यंग की यक्षी प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुंग यंग की प्रतिमाएं कहाँ, यक्षी प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई? बरहुत से प्राप्त हुई। ठीक है। 72वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था? तो किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, याद रखना। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। ये समुद्रगुप्त से पहले का था स्कंदगुप्त। ठीक है। और मैराथन में करा चुका हूँ। मैराथन में नोट्स वाइज है, याद रखना। आप नोट्स भी कर सकते हो, नोट बना सकते हो वहाँ से। सबसे अच्छी बात है कि नोट्स बना सकते हो वहाँ से, मैराथन से। ठीक है। संपूर्ण प्राचीन इतिहास केवल 2 ही वीडियो में है। ठीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 2 वीडियो में से हो तो वो 1 वीडियो में ही रहा था, लेकिन उसमें बाय मिस्टेक हो गया वो 2 वीडियो में। ठीक है। 73वां प्रश्न है कि बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है कि बौद्धों का तीर्थ स्थल है दांत का मंदिर, उसका नाम क्या है? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है।
अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो बहुत मान लो करंट अफेयर में सबसे नीचे वाला सवाल हो गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। 75वां प्रश्न है कि कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों ने बनवाया था? पल्लव शासकों ने बनवाया था, याद रखना। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है। 77वां प्रश्न है, ठीक है, 77वां प्रश्न है कि सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है। सीखी और साझा की गई मान्यता का घोतक कौन है? संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। ठीक है। 78वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला को किस प्रकार उजागर करता है? तो नागर शैली को क्या करता है? नागर शैली को क्या करता है? नागर शैली उजागर कर नागर शैली एक खजुराहो मंदिर वास्तुकला को क्या करता है? नागर शैली क्या करता है? उजागर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किस रचना है? बताइए बराबर, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी रचना है? तो पीवी कांडे की रचना, याद रखना। किसकी? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी रचना है? पीवी कांडे की। ठीक है। 80वां प्रश्न है, दी एज ऑफ इम्पेरियल कन्नौज के रचनाकार हैं। दी एज ऑफ इम्पेरियल कन्नौज के रचनाकार कौन है? तो आरसी मजूमदार। ये प्रश्न शायद पहले आ चुका है। ठीक है। इसमें कौन है? आरजी मजूमदार। ठीक है। 81वां प्रश्न है, ए एल बाशम की रचना है। ए एल बाशम की रचना कौन सी है? वंडर दैट वाज इंडिया। चिंता मत करो, 100 क्वेश्चन के बाद क्या होगा, 100 या फिर 150 क्वेश्चन के बाद जो तुम्हारी संपूर्ण हिस्ट्री वहाँ से राजाओं से शुरू हो जाएगी। ठीक है। शासकों से शुरू हो जाएगी, इतना वो मत देना, शासकों से शुरू हो जाएगी 150 के बाद। ठीक है। 82वां प्रश्न है कि द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड। ठीक है। द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड किसकी रचना है? किसकी रचना है? ठीक है। तो किसकी रचना है? एस के मित्ति की रचना है। किसकी है? एस के मित्ति की रचना है। हिंदू पॉलिटी की रचना किसने की? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, याद रखना। हिंदू पॉलिटी की रचना किसने की? तो केपी जायसवाल ने हिंदी पॉलिटी की रचना की। 84वां प्रश्न है, भारत का पुरापाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। यानी कि मैं बात करूँ कि भारत के पुरापाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र कितने हैं भारत में? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। 85वां प्रश्न है, पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था? तो पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था? जंगल से दूर रहता था। जंगलों से दूर अर्थात जंगल के किनारे। ठीक है। जंगल से पाषाणकालीन। ठीक है। 86वां प्रश्न, भारत के आदिवासियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत के आदिवासियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, याद रखना। भारत के आदिवासियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत के आदिवासियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। बाकी की मैराथन लगाइए, उसमें मैंने ब्रीफ में बताया कैसे बांटा जा सकता है, किस प्रकार से। ठीक है। तो मैराथन को जरूर देखो पहले। ठीक है। 87वां प्रश्न है, पुरापाषाण काल में मनुष्य ने औजार का प्रयोग करना शुरू किया। यानी कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने किस औजार का प्रयोग किया था? तो पत्थर का क्या किया था? पत्थरों से उन्होंने सामान बनाने चालू किए थे। यानी पत्थरों से अपने जो यंत्र होते हैं, पत्थरों से उन्होंने बनाने चालू किए थे। हथियार पत्थर एक्स में कुल्हाड़ी मिली थी, मैंने आपको बताया था मद्रास से। एक मद्रास से पुरापाषाण काल में क्या मिला था? एक एक्स मिली थी, एक कुल्हाड़ी मिली थी। कहाँ से मिली थी? मद्रास से मिली थी। अप्रॉक्स मैं बताऊँगा आपको, 1850 से ऊपर की थोड़ी सी बात है। तो 1850 से ऊपर पुरापाषाण काल में क्या मिला था? हैंड एक्स इन मद्रास मिली थी। ठीक है। हाथों से बनी हुई कुल्हाड़ी पत्थरों से मिली थी, पत्थरों की कुल्हाड़ी मिली थी पुरापाषाण काल में। ठीक है। तो पत्थरों का सबसे पहले क्या किया? औजार बनाना उन्होंने चालू किया था पुरापाषाण काल में। 88वां प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मानव का जीवन था। अच्छा प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मानव का जीवन था। तो पूर्व पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? अस्थिर था। अस्थिर का अर्थ है कि आज यहाँ है तो कल वहाँ है। ठीक है। पूर्व पाषाण काल में ये था। 89वां प्रश्न है, किस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया है? याद, ये अच्छा प्रश्न है, किस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया है? ठीक है। ये नहीं होगा थ्योरी में, याद रखना। किस जो थ्योरी में है, ये अच्छा प्रश्न है
किस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया? तो मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया है। मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया है। 90वां प्रश्न है, भारत के आदिवासियों को कितने भागों में बांटा गया? तो भारत के, ये तो हो गया, भारत के आदिवासियों को 2 भागों में बांटा गया। 91वां प्रश्न है, पाषाण काल का नाम किन शब्दों के आधार पर लिखा गया है? पाषाण काल का नाम किन शब्दों के आधार पर लिखा गया है? तो वो यूनानियों के शब्दों के आधार पर पाषाण काल का नाम लिखा गया है। ठीक है, 92वां प्रश्न देखते हैं। 100 सीक्वेंस सीरीज चल रही है। ठीक है, ये 100 प्रश्न है प्रत्येक में। ठीक है, प्रत्येक सीरीज में कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। अच्छा, देखते हैं तो इनमें से कौन सा पुरातत्व वेद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन है? HD सांकलिया इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा से संबंधित, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई कराई दयाराम साहनी ने। कब करवाई? 1921 में। कब करवाई? 1921 में कराई थी। किसने कराई? दयाराम साहनी ने। याद रखना, हड़प्पा की खुदाई। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो की खुदाई इसमें नहीं है, इसमें वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो करवाई थी वो शायद RD शर्मा ने कराई थी। किसने करवाई थी? RD शायद नहीं है, पक्का ही है, RD शर्मा ने कराई थी। किसने कराई थी? RD शर्मा ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। ठीक है, तो यह प्रश्न में पूछे जाएंगे, आगे देखना। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी यानी कि कांस्य की जो प्रतिमा, कांस्य की जो मूर्ति थी, ठीक है, नृत्य करते हुए, ठीक है, वो किस काल में पाई गई? कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। याद रखना, कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। वो कुछ इस प्रकार की थी कि ये गोलाई ऐसे था कुछ, और इसमें एक नृत्यकी यानी कि एक महिला जो कि नाचते हुए प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, और उनके आसपास कुछ और भी गेंडा जैसे और भी जो है जीवों के चित्र पाए गए थे। ठीक है, याद रखना, कहाँ से पाए गए थे? मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। 94वां प्रश्न है कि घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? यानी घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता से मिले, लेकिन किस स्थान से प्राप्त हुए? तो किस स्थल से प्राप्त हुए? तो सुरकोटड़ा स्थल से प्राप्त हुए। कहाँ से? सुरकोटड़ा स्थल से प्राप्त हुए। ठीक है, 95वां प्रश्न है, मात्र सत्तात्मक परिवार था, मात्र सत्तात्मक परिवार था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मात्र सत्तात्मक परिवार था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, 96वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अच्छा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सार्वजनिक स्नान घर। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस था? स्नान घरों के लिए फेमस था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े स्नान घर पाए जाते थे। ठीक है, और जबकि कालीबंगा में कुएं नहीं पाए गए, जबकि कालीबंगा में कुएं ही नहीं थे पानी के। और देखो कितनी अच्छी बात है, मोहनजोदड़ो में स्नान घर भी पाए गए। ठीक है, तो सिंधु घाटी में एक और बात है, सिंधु घाटी में सबके सार्वजनिक स्नान घर होते थे, मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक पाए गए। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल टाइप पाया गया था सार्वजनिक स्नान घर। ठीक है, सार्वजनिक यानी कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है, तो स्विमिंग पूल टाइप पाया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त सामग्री कौन सी धातु प्रयोग में नहीं लाते हैं? ठीक है, तो तांबा सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुआ, चांदी भी थोड़ी बहुत प्राप्त हुई, सोना तांबा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे, लेकिन लोहा नहीं प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता में लोहा प्राप्त नहीं हुआ, याद रखना। ठीक है, 98वां प्रश्न है 100 प्रश्न तक आज करेंगे, क्योंकि 100 सीक्वेंस सीरीज ये वीडियो चल रही है। ठीक है, 100 कर आएंगे, और एक मैराथन होगी जिसमें तकरीबन वैसा लाइव चलेगी, वो तो हो सकता है उसमें 600-700 सवाल एक वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो उसको भी मत भूलना देखना। और ये वाली 100 सीक्वेंस चली रही है, इसको ज़रूर देखें। ठीक है, इसके बाद 50-50 वाली चलेगी, जिसमें 50-50 होंगे। ठीक है, चिंता मत करो, पूरी हिस्ट्री उंगलियों पे होगी। कहाँ होगी? हिस्ट्री उंगलियों पर होगी, याद रखना। पहले मैराथन देखो, मैराथन के बाद ये लगाओ, 1 वर्ड वाले लगाओ, पूरी हिस्ट्री उंगलियों पर, पूरी GS उंगलियों पर, भाई साहब हिस्ट्री नहीं, पूरी GS उंगलियों पर। ठीक है, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट उंगलियों पे करवाने वाला कौन है? शशांक है। एकमात्र अकेडमी कराएगी आपको, इंडिया अकेडमी, याद रखना। ठीक है, 98वां है कि हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है भाई साहब? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है, पहले ही पाकिस्तान में ही था। हाँ, पहले विभाजन नहीं हुआ था, बस अंतर ये है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, लोथल किस क्षेत्र में है? लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एक नदी है, नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है,
एक नदी है उसमें उसके पास पड़ता है। 100वां प्रश्न है, 100वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। 100 सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गई आपकी और मिलेंगे कल 100 सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। तो 100वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ी विशेषता थी। अच्छा प्रश्न है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन, यानी कि वो क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण उन्होंने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नगरों के रूप में रहते थे, संगठन बना के रूप में रहते थे, ठीक है। गोत्रों के रूप में नहीं बोला मेरे, नगरों गोत्रों के रूप में रहते हैं। गोत्रों के रूप में वैदिक सभ्यता में रहते हैं। किसमें रहते हैं? गोत्रों के रूप में जो रहते हैं वो वैदिक सभ्यता में रहते हैं, लेकिन इसमें संगठन के रूप में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। तो किसमें? नगर नियोजन इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक विशेषता थी मोहनजोदड़ो की जो है वो स्नानघर था, सार्वजनिक स्नानघर। सबसे बड़ा सबसे उस टाइम का सबसे बड़ा स्नानघर पाया गया था कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और 100 से कल होंगे 200 तक सवाल कराए जाएंगे। आज 1 से भाई साहब 100 तक सवाल करा चुके हैं, कल होंगे 100 से 200, ठीक है। तो चैनल को अब कहता हूँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।